हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर विनोद भाट की जो करंटली आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और कुछ इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स भी वो मैनेज कर रहे हैं। उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने यूएस में वॉर्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है और उसके बाद यूएस की जानी मानी कंपनी जैसे कि क्रेडिट सुएज में काम किया है और पिछले 20 साल से वो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, थैंक्स ऋषि। थैंक यू। मेरा पहला सवाल सर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर है जी कि जिस तरह से ट्रम्प आए हैं एज अ यूएस प्रेसिडेंट, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं। जी, अनाउंसमेंट तो बहुत डिटेल में है, लेकिन उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे आपको क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बीइंग यूएस अ लार्जेस्ट इकोनॉमी? जी नहीं, बिल्कुल। अभी ट्रम्प के आने से मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बड़ी है, राइट। ये जो अगले 3 से 6 महीने हैं उसमें हमें लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि एक तो उनके क्या पॉलिसीज आएंगे, कैसे वो चेंज करते रहेंगे, उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में है, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया दूसरे देशों से थोड़े बेहतर पोजीशन में है। सबसे पहले एक तो जैसे दूसरे देश चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, मेक्सिको है, कनाडा है, उनके कंपैरिजन में इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड थोड़ा कम है, राइट। तो जो भी टैरिफ्स ट्रम्प अनाउंस करने वाले हैं उनका इम्पैक्ट हमारे देश पे कम होगा, राइट। क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि चाइना पे ऑलमोस्ट 60% टैरिफ लगा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन पे, मेक्सिको, चाइना पे 25% लगा सकते हैं, इंडिया और दूसरे देशों पे 10% लगा सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि हमारे देश पे टैरिफ का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा जो कंसर्न सबको है वो है रिगार्डिंग करेंसी डिवैल्यूएशन, राइट। क्योंकि अगर वो टैरिफ्स लगाते हैं तो दूसरे देश जैसे चाइना है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है, और उनके साथ कम्पीट करने के लिए हमें भी अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी, राइट। और डॉलर क्योंकि स्ट्रांग होता जा रहा है तो ट्रम्प वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि डॉलर भी वीकन हो। तो ये सब फैक्टर्स है। अभी अगले 6 महीने में कैसे प्ले आउट होंगे ये अभी किसी को पता नहीं है जी। जैसे कल ही जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए थे कि क्या पॉलिसीज वो ला सकते हैं, लेकिन अभी फॉर्मल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो हम भी वेट एंड वॉच मोड में ही हैं। ये 3 से 6 महीने हम देखेंगे कि क्या पॉलिसी अनाउंसमेंट आते हैं और उस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करते रहेंगे जी। इंडिया की बात करें तो भारत फॉर्चुनेटली ऐसा देश है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन हमने बहुत रेंज में रखा हुआ है, लोअर लेवल पे जी, कि जिससे जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ सके। लेकिन पिछले 6-8-9 महीने के नंबर्स जैसे हम पढ़ते हैं तो काफ़ी जीडीपी नंबर्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है जी। बट खैर ये तो पास्ट डेटा है, लेकिन फ्यूचर में आपको आरबीआई के एक्शंस और गवर्नमेंट के एक्शंस के वजह से किस तरह का आउटलुक लग रहा है ग्रोथ का? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली देखिए कोविड के बाद इंडिया में ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, राइट। अपना जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट एवरेज 8.5% तक था, और जो दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम ट्रैक करते हैं जैसे इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, करेंसी, ये सब अच्छी तरह से मैनेज हुए हैं, राइट। लेकिन पिछले 9 महीने में क्या हुआ कि क्योंकि देश में जनरल इलेक्शंस भी थे, काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शंस भी थे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी कम हो गई। और जो स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो स्पेंडिंग कर रहे थे वो थोड़ी कम हो गई, राइट। तो उसकी वजह से हमारे ग्रोथ में थोड़ा मॉडरेशन दिखा है जी। दूसरा एक जो फैक्टर था अर्बन कंजम्पशन, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा था, प्राइसेस थोड़े ज़्यादा थे, तो उससे अर्बन कंजम्पशन थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन पॉजिटिव साइड पे अभी अगर आगे का 1-2 साल अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव्स क्या है कि अभी क्योंकि इलेक्शंस हो गए, अभी फरवरी 1 को नया बजट आएगा, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस जो गवर्नमेंट केपेक्स स्पेंडिंग है उसके लिए एक अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, और अगले साल काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी वापस, तो उससे ग्रोथ को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, क्योंकि मानसून अच्छा हुआ है तो रूरल कंजम्पशन में ऑलरेडी थोड़ा पिकअप दिख रहा है, राइट। तो हमें लग रहा है कि रूरल कंजम्पशन अच्छा करेगा। और तीसरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, थोड़ा फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, लेकिन अगर मानसून अच्छा है तो
फूड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो उसके प्राइसेस भी कम हो सकते हैं, तो उससे अर्बन कंजम्पशन को भी बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल अभी हमारा ऐसा प्रोजेक्शन है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ऑन एवरेज अराउंड 6.5% हो सकती है अगले साल, जो अगर हम देखते हैं कि कोविड के पहले का जो एवरेज था 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, वो अराउंड 6.5% ही था। तो ओवरऑल हम जो अपनी प्री कोविड एवरेज ट्रेंड ग्रोथ है उसी पे हम वापस पहुंच जाएंगे। तो मतलब ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो भी इंडिया थोड़ा बेहतर लग रहा है दूसरे देशों से, और अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें ग्रोथ और मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उसमें भी थोड़ा इंडिया बेहतर ही लग रहा है। वंडरफुल। म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं जी। कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक खुद का फिलोसॉफी रहता है जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड कंपनी का फिलोसॉफी क्या है जी। और दूसरा ये कि आप जो फंड मैनेज करते हैं पर्टिकुलरली हाइब्रिड फंड जी। तो हाइब्रिड फंड का एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या इंपॉर्टेंस है जी। ये दो चीज अगर आप कवर कर सकते जी बिल्कुल। तो एज अ फंड हाउस बिरला म्यूचुअल फंड हम जो जैसे बोलते हैं ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, वो फिलोसफी ओवरऑल फॉलो करते हैं। ना तो हम एक्सट्रीम ग्रोथ ओरिएंटेड फिलोसफी अप्रोच लेते हैं, ना ही एक्सट्रीम वैल्यू ओरिएंटेड लेते हैं, हम बीच में ब्लेंड जो हम बोलते हैं ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। लेकिन उसमें भी हमने एक रिफाइनमेंट किया है, क्योंकि हमने एक 1.5 साल पहले एक स्टडी किया कि अगर हम पीछे 10 साल का डेटा ले टॉप 20 फंड हाउसेस का और देखें कि किस टाइम पे कौन से फंड हाउस ने अच्छा किया और क्यों किया, और कब अच्छा परफॉर्म नहीं किया और क्यों नहीं किया, तो उसमें हमारी कुछ लर्निंग्स थी कि एक तो कि किसी भी फंड हाउस का अगर हम इक्विटी AUM डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 80% AUM उनके टॉप 75 स्टॉक्स में हो जाता है, जिनको हम कोर 75 स्टॉक्स बोलते हैं। और उन 75 स्टॉक्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि निफ्टी 50 वाले लार्ज कैप स्टॉक्स कितने हैं, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, और निफ्टी के बाहर के कितने स्टॉक्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हमें क्लियरली दिखता है कि निफ्टी के बाहर के जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप हो सकते हैं, उनमें ज्यादा रिटर्न बनता है। तो उनमें हमें अच्छा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है, अच्छा एलोकेशन लेना है, राइट। तो इसलिए पिछले 1 साल से हम ये कोर 75 फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ऐसा टारगेट है कि जो हमारे टॉप 75 स्टॉक्स है उसमें मिनिमम हमारा होल्डिंग 1000 करोड़ का होना चाहिए हर स्टॉक में। उतना हमें हर स्टॉक का रिसर्च करना है, उतना कन्विक्शन बिल्डअप करना है कि मिनिमम हम 1000 करोड़ का उसमें पोजीशन ले पाए, राइट। एंड स्पेशली जो निफ्टी 50 के बाहर वाले स्टॉक्स पे है उन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छे आइडियाज आइडेंटिफाई करें जो होपफुली हमारे कंपटीशन उतना ध्यान नहीं दे रहा है, उनमें हम अच्छा एलोकेशन ले, ताकि जब ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो ओवरऑल हमारे फंड हाउस रिटर्न को बेनिफिट होगा, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल का भी डेटा देखते हैं तो कभी इक्विटी अच्छा करता है, राइट, कभी गोल्ड अच्छा करता है, कभी फिक्स इनकम अच्छा करता है, राइट। तो हम 100% एक ही एसेट क्लास को एलोकेट नहीं कर सकते, राइट। तो हमें एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें एटलीस्ट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड को एलोकेशन रहे। और हाइब्रिड फंड्स का यही एडवांटेज रहता है कि जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है तो उसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन मिलता है। अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या एसेट एलोकेटेड फंड ऑफ फंड देखें तो उसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, सिल्वर, राइट, इन सब का एलोकेशन मिल जाता है। तो इसका एडवांटेज यही है कि इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है और ऑटोमेटिकली उनको वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करता है तो वो रीबैलेंसिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ट्रू। आपने सर एक किताब भी लिखी हुई है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैराथन करके, और आप खुद काफी सारे मैराथन रन करते हैं जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पर्टिकुलर इस चीज पे बुक लिखने का विचार कहाँ से आया, सोच कहाँ से आया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने उसमें डिस्क्राइब की हुई है जी। तो इस बुक का मोटिवेशन यही था कि देखिए, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मेरे ही क्लोज फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में मैंने देखा कि लोग बहुत गलत डिसीजंस ले रहे हैं, राइट। तो एक क्लोज फैमिली मेंबर है जिन्होंने 20 साल से अपना सेविंग सिर्फ FD में ही रखा है, और मेरे इतने कहने के बावजूद वो अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अदर एक्सट्रीम पे एक हमारे रिलेटिव है जो हाउसवाइफ है, जो जिन्होंने कोविड के टाइम पे स्टॉक ट्रेडिंग घर पे बैठ के चालू किया था, अभी वो FNO ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो मुझे ही पूछते हैं कि आप
अपनी जॉब क्यों कर रहे हो जब आप आराम से घर पे बैठ के ये एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो और पैसा जी। बना सकते हो, राइट? तो ये एक्सट्रीम्स मतलब मेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में मैंने देखा है। तो यही मोटिवेशन था कि मैं, मेरा जो नॉलेज है, जो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये एक जानना जरूरी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, तो एसेट एलोकेशन का प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है जी। और दूसरा जो मैंने इस किताब में बताया है एक स्टोरी के फॉर्मेट में कि इन्वेस्टिंग एक 100 मीटर स्प्रिंट के जैसा नहीं है, हमें यूसेन बोल्ट के जैसे फास्ट भाग के कम टाइम में ज्यादा रिटर्न नहीं बनाना जी। है। जब अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं जब हम रेडी नहीं है तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें, जैसे हम एक मैराथन भागते हैं लॉन्ग टर्म, वैसा अप्रोच रखना है, अपने आप को पेस करना है और उसके लिए ये एक एसेट एलोकेशन, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना, ये प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने इस बुक के थ्रू कम्युनिकेट किया है एक स्टोरी के माध्यम में कि जिस तरह से हम मैराथन भागते हैं उस तरह का हमें अप्रोच लेना है। जी। और जैसे कि आपका 2 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, आपने काफी क्लोज स्टोरीज तो बताई आपके रिलेटिव्स की, लेकिन इन जनरल इन्वेस्टर्स के लिए आप कुछ बता सके कि जिनसे उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बेहतर हो और ये जो वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है वो किस तरह से बेहतर हो सके, कुछ 1-2 चीज अगर आप शेयर कर सकें। जी बिल्कुल, और इसके लिए भी मैं मेरे एक दोस्त का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा स्कूल का चाइल्डहुड फ्रेंड है, बेसिकली हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और उसने सभी सही डिसीजंस लिए। मतलब उसने अपने जॉब में पहले से ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और म्यूचुअल फंड्स में ही वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट? और ऑलमोस्ट अभी 20 साल हो गए उनको। उन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है और उन्होंने मतलब खुद पे नहीं किया ये, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेके ये पोर्टफोलियो बनाया, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखा, जी, राइट? तो अगर अभी मैं जब उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मतलब उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने इक्विटी एक्सपोजर लिया है, फिक्स इनकम एक्सपोजर लिया है, गोल्ड का भी एक्सपोजर लिया है और इक्विटी में लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स है, कुछ सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स है। फिक्स इनकम में भी उन्होंने शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड से डाइवर्सिफाई किया, राइट? और जो उनका भी नेटवर्थ बना है, राइट, वो खुद बोलते हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता, राइट, तो वो मतलब इस लेवल पे होते ही नहीं। तो अभी उनको एडवांटेज ये है कि अभी उनके बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो उनको उसका डर नहीं कि आगे अगर सपोज उनके बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हो हायर स्टडीज के लिए तो उनके पास उतना कॉर्पस है कि वो उनको फंड कर सके, राइट? अगर उनको कोई अभी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये एक मतलब सक्सेसफुल इन्वेस्टर का जो डेफिनेशन होता है वो मैंने इतना करीब से देखा है। मतलब जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, कुछ दूसरे एक्सट्रीम पे है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, बट ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे हो सकता है, राइट? और मेरा एग्जांपल दूं तो जब मेरी बेटी 19 साल की है, सेकेंड ईयर बीए में है वो, तो जब वो 5-6 साल की थी तभी मैंने उसके लिए, उसके एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में हर महीने 10,000 रुपए की SIP चालू की थी। और वो कभी कभी जब वो छोटी थी तो बीच बीच में आके मुझे पूछती थी कि पापा आप मेरे स्टडीज के लिए पैसा जमा रहे हो कि नहीं? तो मैं हमेशा उसको मेरा वो सेविंग्स दिखा था कि हाँ देखो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है जी। और वो भी अभी आप समझ सकते हो कि क्योंकि मैं अभी इतने सालों से ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मैं वो SIP कर रहा हूँ, तो वो कॉर्पस भी अभी काफी अच्छा हो गया है। तो अगर तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, अभी मेरी बेटी को फ्रीडम है, मतलब अगर वो हायर स्टडीज करना चाहती है तो उसके लिए कॉर्पस है, अगर वो अपना बिजनेस चालू करना चाहती है तो उसके लिए वो कॉर्पस है, तो वो उतना मुझे भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, मतलब मेरा खुद का है, मेरे दोस्त का है, यही मैं इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स।